Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome to Study Science at Home. I hope you all are fit and fine. Today we will study Law of Mass Action. 1869 में गुलबर्ग एंड वैग ने एक लॉ पेश किया कि किस रेट पर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करेंगे या किसी भी रिएक्शन की स्पीड या उसका रेट क्या हो सकता है। इस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो कह रहा है कि जिस स्पीड से या जिस रेट से कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो एक्टिव मास प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस रिएक्शन का रेट होगा या उसकी स्पीड होगी। अब आप देखते हैं जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ऐसा नहीं होता है कि सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलके प्रोडक्ट्स बना दें एट वंस, बल्कि ऐसा ऐसा हर जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है। तो जो एक्टिव कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की वही रिएक्ट करके फ़ौरन प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। सारे के सारे रिएक्टेंट एकदम से प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। तो इस स्टेटमेंट का भी यही मतलब है कि जिस रेट पे सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि उन रिएक्टेंट्स की एक्टिव कंसंट्रेशन या उसका एक्टिव मास कितना है। जितने जो रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास प्रेजेंट होगा उतनी ही स्पीडली वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे। फिर वो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है पहले रिएक्टेंट की स्पीड से रिएक्ट करेंगे, उसके बारे में बात की, अब रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात कर रहा है। द rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। अब जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही हो सकता है दो से भी ज़्यादा हो। तो वो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है या उसकी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं मीन के रिएक्टेंट्स जो हैं उनका एक्टिव मास कितना प्रेजेंट है। जितना रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का या रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही किसी रिएक्शन की स्पीड या उसका रेट होगी। दोनों ये स्टेटमेंट मिलती जुलती यानी कनेक्टेड ही हैं। पहले में डेफिनेटली जो एक्टिव मास है वही रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में चेंज करेगा। पहले वो ये बताना चाह रहा है कि वो रिएक्टेंट्स की स्पीड से रिएक्ट करेंगे और फिर जो है उसको वो कनेक्ट कर रहा है रिएक्शन की स्पीड के साथ। यानी ये दोनों डिपेंड करेंगे कि रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मीन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनका एक्टिव मास कितना प्रेजेंट है उस रिएक्शन में। और सारे के सारे जो हैं वो रिएक्टेंट्स जो हैं एक्टिव नहीं होते। बहुत सारे रिएक्शंस हैं उनमें हमें कुछ कैटालिस्ट देने पड़ते हैं, टेम्परेचर देना पड़ता है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो इतनी हाई नहीं होती है, उस रिएक्शन को स्पीड करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो डिफरेंट कंडीशंस भी होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। तो किसी भी रिएक्शन का रेट या जिस रेट पे सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि उन रिएक्टेंट्स की का एक्टिव मास एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो मोलर कंसंट्रेशन है, हम किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मोल्स लिखते हैं ना, जब उसको बैलेंस करते हैं वो 2, 3 की वैल्यू जो इन रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स से सामने लिखी हुई होती है वो उनके नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। तो कह रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अब इसकी डेरिवेशन में हम हर जगह पे उसकी कंसंट्रेशन या एक्टिव कंसंट्रेशन को शो नहीं करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही हमें बताएंगी कि इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या है और यूनिट जो है वो इसका क्या है, वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर कंसंट्रेशन को हम यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसको एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की। ए और बी रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करके COD प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या रेट है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट या स्पीड डिपेंड करेगी
कि ए और बी की एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी जो कि रिएक्टेंट्स हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम के कांस्टेंट के साथ एफ मेंशन करेंगे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम जो है वो आर एफ से एब्रीवेट कर देंगे। नेक्स्ट है सी और डी, ये दोबारा से कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और ये ए और बी रिएक्टेंट्स दोबारा से बना देते हैं। मीन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिवर्स रिएक्शन में दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सी ओ डी की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। मीन के जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उतना ही रिएक्शन का रेट ज़्यादा है। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीडली होगा। अब यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और कांस्टेंट के आर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन है तो हम यहाँ पर आर का सिंबल यूज़ करेंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम एब्रीवेट कर देंगे आर से। अब क्या होगा, दोनों रिएक्शंस में एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डेवलप होगी। मीन के जिस स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से ये रिवर्स रिएक्शन भी होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों रिएक्शंस का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इक्वल स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ये जो वैल्यू है हम इसके नीचे पुट कर देंगे यहाँ पे, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो वैल्यू ये है वो हम यहाँ पे इसके नीचे पुट कर देंगे। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है के एफ इसको लेफ़्ट साइड पे ही रहने दें तो ये रिएक्टेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हैं, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे जहाँ पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम इस कांस्टेंट को का के आर को रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के साथ, तो उसको हम अगर इसके नीचे ले आएंगे और सी ओ डी को इसी हम राइट साइड पे रहने देंगे। मीन के यहाँ हम सी ओ डी जो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन है उसको ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम कांस्टेंट को इसी साइड पे रहने देंगे और जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है इसको हम एक और कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। के सी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सिंबल है। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है यह फार्मूला, क्योंकि सम टाइम बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं। वो यहाँ पे एक्सचेंज करते हुए लिखते हुए रिएक्टेंट्स सम टाइम ऊपर लिख देते हैं और प्रोडक्ट्स नीचे। प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो हमेशा हम नीचे लिखते हैं। और एक और जो मिस्टेक अक्सर बच्चों से हो जाती है वो कि ये प्रोडक्ट है, मीन यहाँ पर इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम प्लस का साइन कहीं पर भी यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होना है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो हम नीचे लिखते हैं। ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका फार्मूला डिराइव किया एक जनरल रिएक्शन जो है वो लिखते हुए। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो हमें रिएक्टेंट्स की एक्टिव मासेस के बारे में और किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में आइडिया देता है। अब इस रिएक्शन में हमने जो है इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन तो लिखी, लेकिन हमने नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं उनको मेंशन नहीं किया। जब एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन वो देते हैं तो वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक जनरल रिएक्शन के लिए लिखे, मीन के एक बैलेंस्ड रिएक्शन जब होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी इसमें साथ रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं वो हम किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड
रिएक्शन है। यहाँ पर ए, बी, सी और डी जो स्मॉल लेटर्स हैं ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम एक बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, एक जनरल रिएक्शन के लिए जो है, जब हम उसको बैलेंस आउट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मेंशन करते हुए, तो फिर हमने क्या करना है, अब इसके अकॉर्डिंग वो इस लॉ को डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन के, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हम यहाँ पर पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने लिखे हैं, जब हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम यहाँ पे इनको बैलेंस आउट करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी नहीं होता, बल्कि 2 3 कोई भी डिजिट आती है, जिसे हम बोथ साइड पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उनको बैलेंस आउट करते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी जो है ये नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन के, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको हम यहाँ पर पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पिछली डेरिवेशन हमने अभी देखी है और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि उसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स मेंशन नहीं किए हैं, और यहाँ पर एक बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसके लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बाकी सारी की सारी डेरिवेशन हमारी सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है कि हम इनको नंबर ऑफ़ मोल्स को यहाँ पर ब्रैकेट्स में पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चन यही देते हैं कि आप एक जनरल रिएक्शन के लिए जो है वो लॉ ऑफ मैक्स एक्शन को जो है वो डिस्कस करें, या जो उसका जो रिलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको डिराइव करें। तो आपको क्या करना है, आपने उसको डिफ़ाइन करते हुए अगर तो टाइम मैनेजमेंट हो सकती है तो आप जो स्टार्टिंग में हमने जो डेरिवेशन की है उसको भी लिख दें, अगर नहीं तो आप जो है डिफ़ाइन करने के बाद और यूनिट्स वगैरह बताने के बाद आप जो है इस रिएक्शन पे जंप करते हुए इस पूरी डेरिवेशन को जो है वो आपने इसको अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, इस फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी हैं। केसी जो है किसी भी रिएक्शन के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, या केसी के साथ यूनिट्स जो हैं वो हम किस तरह से लिखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवाऊंगी, क्योंकि वो आपके कुछ जो सेल्फ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको उनको अटेम्प्ट करना होगा। ओके, टेक केयर।